हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभातम। व्यास एजुकेशन हब के इस मंच पर एक बार पुनः मैं डी.के. व्यास आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अध्याय 4 को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। दोस्तों, इसमें हमने पिछला जो लास्ट जो वीडियो छोड़ा था हमने धर्म, सांप्रदायिकता और लैंगिक मसले, अर्थात हमने धर्म पढ़ लिया था। धर्म किसे कहते हैं, धर्म की परिभाषा, धर्म का अर्थ। उसके बाद हमने सांप्रदायिकता को पढ़ लिया था। ठीक है, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। और अब आज हम पढ़ने वाले हैं धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं धर्मनिरपेक्ष शासन। धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य? धर्मनिरपेक्ष शासन से तात्पर्य दोस्तों ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी सरकार द्वारा किसी धर्म विशेष को बढ़ावा न देकर अन्य सभी धर्मों को समान रूप से महत्व प्रदान करना ही क्या है, धर्मनिरपेक्ष शासन। अर्थात उस शासन व्यवस्था का कोई धर्म विशेष नहीं होता है, अर्थात वहाँ सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। दोस्तों, अब एक बार हम धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी एक धर्म विशेष को महत्व ना देते हुए सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? धर्मनिरपेक्षता। जब हमारा संविधान निर्माण हुआ दोस्तों, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भी यही तय किया कि भारत कैसा राष्ट्र होना चाहिए, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होना चाहिए, जहाँ जितने भी धर्म के लोग यहाँ निवास कर रहे हैं उन सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार प्रदान किया जाए। इसलिए भारतीय संविधान में भी धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1976 में हुआ दोस्तों। और इस 1976 में भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, क्या है दोस्तों? प्रस्तावना, जिसे हम क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं, अर्थात मुखौटा भारतीय संविधान का। यदि भारतीय संविधान को समझना है तो हमें किसको पढ़ना पड़ेगा? प्रस्तावना को। जिसने प्रस्तावना को समझ लिया, ये समझो उसको संविधान समझ में आ गया। तो दोस्तों, ये प्रस्तावना में सर्वप्रथम 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए दोस्तों। कितने शब्द जोड़े गए दोस्तों? 3। एक शब्द जोड़ा गया धर्मनिरपेक्षता। कौन सा दोस्तों? धर्मनिरपेक्षता। दूसरा जोड़ा गया दोस्तों समाजवाद। और तीसरा जोड़ा गया दोस्तों अखंडता। कौन सा जोड़ा गया दोस्तों? अखंडता। तो भारतीय संविधान में मुख्यतः धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत धर्मनिरपेक्षता को समाहित कर लिया गया। इसके तहत अब भारत में किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान यह भी व्यवस्था करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की प्रचार कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है तथा अपने धर्म को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियां कर सकता है, परंतु ऐसी गतिविधियां नहीं हो जो राष्ट्र के खिलाफ हो। क्या कर सकता है केवल वो? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 25, 26, 27 और 28, ठीक है दोस्तों, इनमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कौन सी स्वतंत्रता? धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसके तहत अपने धर्म को क्या कर सकते हैं? बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो उनको उस कार्य करने के बाद जो पैसा खर्च हुआ है उन पर भी उनको छूट दी जाएगी। दोस्तों, अब बात करें हम धर्मनिरपेक्षता। दोस्तों, हमने धर्मनिरपेक्षता शब्द को इसलिए अपनाया क्योंकि हमने देखा कि 1947 में भारत का जो विभाजन है वो किसके आधार पर? सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था। तो इस सांप्रदायिकता की जो चुनौती है, इस चुनौती को समाप्त करने के लिए हमने धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था को अपनाया। कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया? धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था को अपनाया। अब दोस्तों,
एक तो प्रकार से हम कहें कि भारत में कोई भी एक धर्म को विशेष नहीं माना जाता, ठीक है। हमारे यहाँ 6 धर्मों के लोग निवास करते हैं, लेकिन किसी एक धर्म को तवज्जो नहीं दी जाती है। जिस प्रकार से श्रीलंका में बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया है। कौन सा? बौद्ध धर्म। कहाँ पे? श्रीलंका में। श्रीलंका में कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का राजकीय धर्म क्या है? राजकीय धर्म है दोस्तों यहाँ इस्लाम। कौन सा है? इस्लाम। इंग्लैंड की बात करें दोस्तों, इंग्लैंड का राजकीय धर्म है दोस्तों ईसाई। कौन सा है? ईसाई। तो इस प्रकार से इन देशों ने जिस प्रकार से धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा प्रदान किया, भारत ने किसी भी धर्म को राजकीय दर्जा प्रदान नहीं किया है। अर्थात भारत में सभी धर्मों को समान दर्जा प्रदान किया गया है। अब संविधान में धर्म के आधार पर किसी प्रकार की कोई भेदभाव का उल्लेख भी नहीं मिलता है, क्योंकि संविधान सीधा ये कहता है कि हम किसको मानने वाले लोग हैं? धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले लोग हैं, ना कि धर्म सापेक्षता को, अर्थात किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। दोस्तों अब हमारा ये टॉपिक जो मैंने बताया था, धर्म सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता, इसको हमने क्लियर कर लिया है। इसके बाद की हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जाति और राजनीति। जाति के आधार पर किस प्रकार से राजनीति की जाती है वो हम पढ़ेंगे इसके बाद। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जाति और राजनीति। हम पढ़ेंगे जाति और राजनीति के बारे में। जाति किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करती है और राजनीति किस प्रकार से जाति को प्रभावित करती है। दोस्तों जो समाज में सामाजिक विभाजन होता है, अर्थात राजनीति के कारण जो सामाजिक विभाजन होता है उसका प्रमुख कारण क्या होती है? जातियाँ होती है। अर्थात जातियों के कारण ही समाज क्या हो जाता है? अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। दोस्तों हम बात करें राजनीति के आधार पर जो जाति का विभाजन होता है, अर्थात जो सामाजिक विभाजन होता है, उसके 2 प्रकार के पहलू होते हैं। एक तो होता है सकारात्मक पहलू। कौन सा पहलू? सकारात्मक पहलू। और दूसरा होता है नकारात्मक पहलू। सकारात्मक पहलू तो दोस्तों ये है कि मान लो आपस में जब राजनीतिक हो रही है या समाज एकजुट होता है, ठीक है, क्या होता है? समाज एकजुट होता है तो उसमें सामूहिकता और एकता की भावना आती है, ये तो उसका सकारात्मक पहलू है। लेकिन जब मान लो ये जातियाँ एक होकर, सामूहिक रूप से एक होकर किसी अन्य जाति के साथ विद्वेष की भावना उत्पन्न करे तो क्या होती है? दोनों जातियों में आपस में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि किसका कारण बनती है? सामाजिक विभाजन का कारण बनती है, जिसके कारण समाज में बहुत सारी असमानताएं आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों? बहुत सारी असमानताएं आ जाती है। तो अब जो जाति और राजनीति का जो हमारा नेक्स्ट बिंदु है वो है जातिगत असमानताएं। दोस्तों हमने देखा कि धर्म के आधार पर तो दुनिया के बहुत सारे देशों में विभाजन है, ठीक है। धर्म के आधार पर तो बहुत सारी विभाजन है, ठीक है। बहुत सारे देशों में बहुत सारे धर्म भी निवास कर रहे हैं, लेकिन जातिगत विभाजन केवल विश्व में एकमात्र ऐसा देश भारत है जहां जातिगत विभाजन देखने को मिलता है। अर्थात भारत में जातियां भी आपस में क्या है? विभाजित है। अब इसका जो प्रभाव है वो हमारे समाज में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, कि अपन जो छुआछूत की स्थितियां उत्पन्न होती है, फिर ये जातिगत भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है, दो जातियों के मध्य आपस में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है, वो किसके कारण होती है? जातिवाद के कारण होती है। किसके कारण होती है दोस्तों? जातिवाद के कारण होती है। अब इस जातिवाद की मूल धारणा या मूल उत्पत्ति किसे कह सकते हैं हम? तो सामान्यतः हम कहें कि जातिवाद है उसका जन्म वर्ण व्यवस्था से हुआ है। साहब किससे हुआ है? वर्ण व्यवस्था से। किससे हुआ है? वर्ण व्यवस्था से। दोस्तों हमारे प्राचीन परंपराओं में हमने देखा है, वेद पढ़े, ठीक है, उसके बाद के जो जितने भी साहित्य पढ़े हमने, उन सब में हमारे जो समाज है उस समाज को कुछ वर्णों में विभाजित कर दिया गया, ठीक है। वो वर्ण परंपरा आगे जा कर के जो पहले कार्य आधारित थी, काम पर आधारित थी, अर्थात जो व्यक्ति जैसा काम करेगा वो उसी जाति से संबंधित होगा, पहले ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन बाद में मध्यकाल तक आते आते स्थिति परिवर्तित हो गई, अर्थात जो कार्य पर आधारित हमने वर्ण व्यवस्था तय की थी, वो वर्ण व्यवस्था कार्य पर आधारित न होकर किस पर आधारित हो गई? जन्म पर आधारित हो गई। दोस्तों समझो, जो ये वर्ण व्यवस्था है, हमारे यहाँ 4 प्रकार के वर्ण थे पहले: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन से? ये 4 वर्ण थे दोस्तों, ठीक है। चारों के काम भी भिन्न भिन्न दे रखे थे कि चारों के काम अलग अलग
होंगे। अर्थात ब्राह्मण का कार्य है शिक्षा देना और शिक्षा लेना, शिक्षा देना, शिक्षा लेना, यज्ञ करना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, यज्ञ करवाना। ठीक है दोस्तों। वैसे ही क्षत्रिय का कार्य था समाज में रह रहे सभी लोगों की सुरक्षा करना। क्या करना? समाज के सभी लोगों की सुरक्षा करना। और व्यापार और वाणिज्य से संबंधित, व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित जितने भी कार्य थे दोस्तों वेश्य करते थे। ठीक है। शूद्रों का काम था दोस्तों इन तीनों वर्गों की सेवा करना। अर्थात जो कार्य इन तीनों वर्गों द्वारा नहीं किए जाते थे वो कार्य कौन करता था? शूद्र। तीनों वर्गों की सेवा करना। अर्थात जो ये तीनों वर्ग जो काम बताएंगे वो काम किसको करना है? शूद्र को करना है। पहले मैंने कहा दोस्तों हम वैदिक काल की बात करें। वैदिक काल, वैदिक काल में दोस्तों जो ये वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी, कर्म पर आधारित थी। ठीक है। मान लो वैदिक काल में मेरा जन्म हुआ, ठीक है, और मैंने ऐसे व्यक्ति का जन्म लिया जो क्या काम करता था? शिक्षा देने का, शिक्षा लेने का और यज्ञ करने और करवाने का काम। तो मैं किसके घर उत्पन्न हुआ? ब्राह्मण के घर। किसके घर उत्पन्न हुआ दोस्तों? ब्राह्मण के घर। अब मान लो यहाँ तो जो मेरे पिताजी है वो ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता, तो मैंने मेरा पैसा बदलकर, या तो मैंने क्षत्रिय, ठीक है, मैं सुरक्षा का काम, सेना में भर्ती होना, सुरक्षा संबंधित कार्य करने लग गया, तो मैं किसके काम करने लग गया? क्षत्रिय के काम करने लग गया। तो मैं कौन से समुदाय से होऊंगा फिर? क्षत्रिय। अर्थात मैंने जो मेरा पेशा चुना है वो कौन सा है? क्षत्रिय का है। तो मेरा कर्म क्या है? राष्ट्र की सुरक्षा करना। तो अब मैं क्षत्रिय समुदाय का हो गया, मेरे पिता ब्राह्मण समुदाय के। अब मेरी आने वाली संतान मान लो कि ये दोनों काम नहीं करना चाह रही और वो वैश्य का काम अर्थात व्यापार और वाणिज्य का काम करना चाह रहे हैं, तो क्या है? वो किस समुदाय में होंगे? वैश्य समुदाय। ठीक है, वो वैश्य कहलाएगा। और मान लो वो तीनों काम नहीं कर रहा हो और ये जो काम बताए उन कामों को करने का काम कर रहा हो, तो वो कौन सा समुदाय से होगा? शूद्र समुदाय से। इस प्रकार से ये वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कर्म पर। अब भाई दोस्तों गुप्त काल आते आते, कौन सा काल? गुप्त काल। गुप्त काल आते आते ये वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित ना होकर किस पर आधारित हो गई दोस्तों? कर्म पर आधारित हो गई। अब जिस ब्राह्मण, जो ब्राह्मण का काम करता था, शिक्षा देने का, शिक्षा लेने का या करने और करवाने का काम करता था, उसके घर उत्पन्न होने वाला बालक या बालिका क्या कहलाती थी? ब्राह्मण कहलाती थी। क्या कहलाती थी? ब्राह्मण। वैसे ही जो क्षत्रिय के घर उत्पन्न होगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, और जो वैश्य के घर उत्पन्न होगा वो वैश्य, और जो शूद्र के घर उत्पन्न होगा वो शूद्र कहलाएगा। इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में उत्पन्न कर दी गई। अब ये वर्ण व्यवस्थाओं के कारण वर्तमान में हम देखते हैं सामाजिक विभाजन इन्हीं वर्ण व्यवस्थाओं के कारण देखने को मिलता है। एक बार दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों मैंने वर्ण व्यवस्था का क्रम बताया किस प्रकार वैदिक काल में और मध्यकाल में वर्ण व्यवस्था का विभाजन हो गया था। अब दोस्तों हम आधुनिक समय में देखें, आधुनिक भारत में भी इस वर्ण व्यवस्था को अपनाया जा रहा है, और जिस वर्ण व्यवस्था का विरोध करने के लिए अनेक समाज सुधारकों ने कार्य किया। अनेक समाज सुधारकों अर्थात समाज सुधारक, अर्थात समाज में जो विडंबनाएं प्रचलित है उन विडंबनाओं को दूर करने के लिए किन किन ने कार्य किया, तो हम देखते हैं कि समाज जो सामाजिक सुधार से संबंधित कार्य करने वाले अनेक विचारक हैं, जैसे ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, ठीक है। इसके अलावा देखें हम महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। इसके अलावा और भी देखें दोस्तों हम तो राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, और दोस्तों जो सर्व प्रसिद्ध हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक हैं जिन्होंने समाज में सुधार करने के लिए अनेक प्रयास किए। अपन ने कुछ विचारक देखे हैं, ऐसे ये विचारक जिन्होंने समाज में सुधार करने का अर्थात जो वर्ण व्यवस्था आधारित जो हमारे समाज में व्यवस्था है उस व्यवस्था को सुधार करने के लिए इन लोगों ने प्रयास किए। दोस्तों हम बात करें कि जो ये वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में देखें जब हम आज़ाद हुए, कब दोस्तों? जब हम आज़ाद हुए तब से लेकर अब तक जो हमारी
वर्ण व्यवस्था जिसको हम आज कहते हैं कि साहब ये एसटी का, ये एससी का, ये ओबीसी का, ठीक है, तो हमने उसको क्या कर कैटेगरी वाइज विभाजित कर दिया। तो 2011 की जनगणना में हम बात करें, 2011 की जनगणना, कब की बात कर रहे हैं दोस्तों, 2011 की जनगणना की। तो हमारे देश की जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, 2011 में हमारे देश की कुल जनसंख्या थी 1.21 करोड़। कितनी थी दोस्तों, 1.21 करोड़। अब इसमें बात करें दोस्तों, हमारे जो समाज में इनमें से कितना 16.6%, 121 करोड़ जो जनसंख्या है उसमें से 16.6% जनसंख्या किस समुदाय से आती है दोस्तों, वो आती है अनुसूचित जाति अर्थात एससी वर्ग से, जिसको हमने क्या बोला, एससी। और दोस्तों कितनी प्रतिशत, 8.6% जनसंख्या है, जनसंख्या वो आती है दोस्तों अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से। कितनी दोस्तों, 8.6%, जिसको हमने कहा एसटी। क्या कहा दोस्तों, एसटी का। इस प्रकार से हमने जनगणना में भी क्या किया, जातियों के आधार पर जनगणना की और ये बताने का प्रयास किया कि इस प्रकार की जो जाति है वो इतने प्रतिशत है और इस वर्ग में आने वाली जाति कितने प्रतिशत है। अब प्रतिशत के हिसाब से देखें तो केवल जातियां ही नहीं, अब जो ये जातियों में तो बटे हुए हैं हम, एससी में बटे हैं, एसटी में बटे हैं, ओबीसी में बटे हैं, ठीक है, इसमें बटे हुए तो हैं, लेकिन जो ये एससी एसटी ओबीसी ये जातियां हैं ये हिंदू धर्म में ही हैं। किस में है, हिंदू धर्म में। लेकिन इस हिंदू धर्म में हमने क्या कर दिया, जातियों को अलग अलग उपजातियों में विभाजित कर दिया, ठीक है। तो एससी में ये जातियाँ आएंगी, ओबीसी में ये जातियाँ आएंगी साहब, ठीक है, एसटी में ये जातियाँ आएंगी। इस प्रकार से मैंने स्टार्टिंग में ही कहा आपको, केवल जाति आधारित विभाजन केवल पूरे विश्व में भारत में ही देखने को मिलता है, भारत के अलावा कहीं पे भी जातिगत विभाजन देखने को नहीं मिलता। तो ये जो जातियाँ हैं एससी एसटी ओबीसी तो हिंदू वर्ग में आती है। तो धीरे धीरे दोस्तों इन्होंने आर्थिक रूप से या सामाजिक राजनीतिक किसी प्रकार से देखो पिछड़ापन होने के कारण हम देखें, पिछले 1961 में एक जनगणना हुई, 1961 की जनगणना में हमने देखा जो हिंदुओं की आबादी है, हिंदू और ईसाई और जैन, ये तीन धर्म, इन तीनों धर्मों की जनसंख्या पहले के मुकाबले क्या हुई है, कम हुई है। जबकि मुस्लिम, सिख और जो पारसी समुदाय है इनकी आबादी पहले की अपेक्षा बढ़ी है। तो हम देखें कि जो इनकी जो जनसंख्या है इसकी जनसंख्या में भी क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है, अर्थात ये पहले की अपेक्षा क्या हुई है, कम हुए हैं ये लोग, ठीक है। पहले कितने थे, ज़्यादा थे, लेकिन 1961 की जनगणना में देखा कि हमने जो हिंदू धर्म में हैं, जैन धर्म में है और ईसाई धर्म के लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जबकि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, सिख आबादी बढ़ रही है और ये बढ़ रही है। अगर दोस्तों मैंने बताया कि 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की तो 8.6% है और अनुसूचित जाति की कितनी है, 16.6% है। अब दोस्तों हमने अन्य जो पिछड़ी जातियाँ हैं, अन्य पिछड़ी जातियाँ, पिछड़ी जातियों की हमने क्या नहीं की थी, गणना नहीं की थी। तो गणना नहीं की तो क्या हुआ, 2004-05 में एक नमूना सर्वेक्षण करवाया गया, जनसंख्या पर आधारित एक नमूना सर्वेक्षण करवाया गया, जिसमें यह देखने को मिला कि भारत की 41% जनसंख्या, कितनी, 41% जनसंख्या अन्य पिछड़ी जातियों के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है दोस्तों, अन्य पिछड़ी जातियों के अंतर्गत आती है। अब इनके विकास के लिए सरकार बहुत सारे कार्य भी करती हैं। जो पिछड़ी जातियां हैं, ठीक है, ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित जो समाज है, इस समाज में जो जातियां पिछड़ी रह गई उनके विकास के लिए सरकार अनेक प्रकार के कार्य करती है। इनका राजनीतिक विकास हो, इनका आर्थिक विकास हो, इनका सामाजिक विकास और शैक्षणिक विकास हो, इसके लिए या इनका सामुदायिक विकास हो, इसके लिए सरकारें क्या कर रही है, काम कर रही है, ताकि इनकी स्थिति में जल्दी से जल्दी बदलाव आ सके। अब दोस्तों हम बात करें कि राजनीति में जाति किस प्रकार से हावी होती है, इसका अध्ययन करेंगे। एक बार इसको आप नोट कर। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजनीति में जाति, अर्थात राजनीति को जाति किस प्रकार से प्रभावित करती है। हमने देखा दोस्तों जिस प्रकार से सांप्रदायिकता समाज के विभाजन के लिए अर्थात देश के विभाजन के लिए खतरनाक है, उसी प्रकार राजनीति में जातिवाद भी एक तरह से बहुत भयंकर विभाजन का कारण बन सकती है। इसलिए हमें कुछ
ऐसे पहलू हैं जिनको अपनाने होंगे ताकि समाज में जो जाति है वो जाति सामुदायिक रूप ना ले और समाज में किसी प्रकार का कोई जातिगत विभाजन ना हो। इसके लिए हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, कुछ अनेक जाति के रूप हैं, उन जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजनीतिक पार्टियां क्या करती है, जातिगत आधार पर अपना कार्ड खेलने का काम करती है, जिससे समाज में दो जातियों के मध्य या बहुत सारी जातियों के मध्य आपस में परस्पर द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो किस प्रकार से करते हैं काम, तो राजनीति में जाति अनेक रूप धारण कर लेती है। कौन कौन से रूप धारण कर लेती है, अब उन रूपों के बारे में हम बात करेंगे कि राजनीति में जाति कौन किस किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है। पहला जब देखें हम दोस्तों, जब कोई भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, ठीक है, किसी प्रकार की राजनीतिक पार्टी देख लो, वो राजनीतिक पार्टी क्या करेगी, किसी संबंधित क्षेत्र, ठीक है, जिस क्षेत्र में हम निवास कर रहे हैं उस क्षेत्र का, मान लो कि विधानसभा का इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन है, और विधानसभा के इलेक्शन में जो ये आपका क्षेत्र है इसके लिए हमें क्या चुनना है, MLA, ठीक है, इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं दोस्तों विधायक। क्या बोलते हैं, विधायक। ठीक है, तो इस विधायक का चुनाव जब होता है तो राजनीतिक पार्टियां क्या करती है कि इस क्षेत्र में देखते हैं कि किस समुदाय के लोग, किस जातिगत समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, समुदाय के लोग ज़्यादा है। ठीक है, तो उस जातिगत समुदाय के आधार पर, अर्थात राजनीतिक पार्टी क्या करती है कि इस क्षेत्र में मुझे जीत मिल जाए, तो वो जीत प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, जो संबंधित क्षेत्र में जो जाति जो सर्वाधिक है, तो उस जाति का कैंडिडेट, उस जाति का प्रतिनिधि, ठीक है, उस जाति के प्रतिनिधि है, उस जाति के प्रतिनिधि को क्या करेगी, अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेगी। इस आधार पर वो जीत हासिल करने का काम करते हैं। तो पहला क्या हो गया दोस्तों, राजनीतिक पार्टियां संबंधित क्षेत्र में जो जाति निवास कर रही है उस जाति के लोगों को महत्वपूर्ण दर्जा देती है और उन्हीं के कैंडिडेट, उन्हीं जाति से संबंधित कैंडिडेट चुनाव में उतारने का काम करती है। अब दोस्तों हम दूसरा पॉइंट देखें, तो दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, जो राजनीति है, ठीक है, इस राजनीति में जो राजनीतिक पार्टियां हैं और जो उम्मीदवार हैं, ठीक है, वो अपना समर्थन अर्थात अपना जो जीत का बहुमत है वो प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, जातिगत आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं कि साहब इस पार्टी ने तो इस कैंडिडेट को उतार दिया और मैं आपके जाति से बिलोंग करता हूँ, तो आप सारे मिल करके केवल मुझे ही वोट करना, फिर मैं आप अपने समाज के लिए ये काम करूँगा। अर्थात वो क्या कर रहा है, सामाजिक रूप से विभाजन करने का काम कर रहा है कि मैं केवल आपकी जाति के लिए ही काम करूँगा, सामूहिक रूप से समूह एक साथ होकर के आप लोग क्या करो, मुझे समर्थन दो ताकि मैं विजय प्राप्त कर सकूं। तो दूसरा क्या हो गया दोस्तों, कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं और उम्मीदवार हैं वो जातिगत कार्ड खेलती है, ठीक है, कि केवल में जो उसकी संपूर्ण जाति जिससे वो बिलोंग करता है उस संपूर्ण जाति के वोट प्राप्त करने के लिए वो उसको लोक लुभावनी लालच प्रदान करता है। तीसरा दोस्तों, सार्वभौमिक मताधिकार में एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था। पहले तो क्या था कि एक व्यक्ति कितने भी वोट दे सकता था, अब एक पद है तो एक पद के लिए केवल एक व्यक्ति एक ही मत कर सकता है, अर्थात एक व्यक्ति को केवल एक ही वोट देने का अधिकार है। अब एक वोट की व्यवस्था होने के कारण क्या हो गया, जो उम्मीदवार है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या करती हैं, उस वोट को प्राप्त करने के लिए जातिगत गोलबंदी करने का काम करती है। अर्थात ये एक इस क्षेत्र में रामलाल को जिम्मेदारी दे दी कि रामलाल इस क्षेत्र में जितने भी मेरी जाति के वोट है ये केवल आपके दिलाने का काम है। अर्थात क्या करते हैं, ये जातिगत गोलबंदी का काम करते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, चुनाव क्षेत्र में बहुमत व समर्थन प्राप्त करने के लिए जातिगत समुदायों में भरोसा कायम करना। पहले क्या करते हैं, जब चुनाव आने वाले उससे पहले लोग बाग क्या करते हैं, उस जाति के लोगों को इकट्ठा करेंगे, ठीक है, वहाँ अनेक प्रकार के लोग लुभावनी लालच उनको देंगे, या जिसको कहते हैं ना अपन आम भाषा में रेवड़िया बांटना, तो रेवड़िया बांटने का काम करेंगे ताकि उन लोगों में वो भरोसा कायम कर सके। दोस्तों पांचवा है, एक जाति व समुदाय में भी गरीब व अमीर के मध्य मतभेद पाया जाता है। अर्थात ये तो किसी जाति में देख लो, किसी भी जाति में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि किसी भी जाति में दो वर्ग होते हैं, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। तो क्या करते हैं, जो अमीर वर्ग गरीब लोग हैं
उनको अमीर लोग पसंद नहीं करते और जो अमीर है उनको गरीब पसंद नहीं करते। इस कारण क्या है, उनमें भी 2 दल हो जाते हैं और 2 दल होने के कारण वो आपस में अलग अलग पार्टियों को क्या देते हैं, मतदान करते हैं। दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है जाति के अंदर राजनीति। अभी तो आपने पढ़ा राजनीति में जाति, तो राजनीति में जाति किस प्रकार से हावी होती है। अब हम बात करेंगे जाति में राजनीति। जब तक आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं जाति में राजनीति। इससे पहले हमने पढ़ा दोस्तों राजनीति में जाति, अर्थात जो राजनीति है उसको जातियां किस प्रकार से प्रभावित करती है। दोस्तों केवल यही नहीं है कि राजनीति में केवल जातियों का प्रभाव ही देखने को मिलता है, अर्थात राजनीति को जातियां ही प्रभावित करती हैं। जातियों में भी हमें क्या देखने को मिलती है दोस्तों, राजनीति देखने को मिलती है। जातियों में जो राजनीति पाई जाती है उसके विभिन्न रूप होते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से पहला अब देखो, हर जाति खुद को क्या बनाना चाहती है, बड़ा, अर्थात अपने आप को सबसे बड़ा बनाना चाहती है कि मैं ही इस क्षेत्र भूभाग में केवल मेरा ही वर्चस्व है और मैं ही यहाँ का क्या हूँ, सबसे बड़ा हकदार हूँ। ठीक है, जिस प्रकार से कहे कि उस इलाके का चौधरी, तो उस अपने आप को साबित करने की कोशिश करती हैं जातियाँ। दूसरा, जाति अन्य जातियों के साथ मिलकर सत्ता प्राप्त करने की। दोस्तों जातियों की संख्या इतनी अधिक नहीं है तो क्या करेंगी, केवल उनको अकेले को सत्ता प्राप्त नहीं हो सकती, तो अकेले को सत्ता प्राप्त नहीं होगी तो क्या करेगी, वो अन्य जातियों को साथ लेकर के, अर्थात अन्य जाति और अन्य समुदाय हैं उनको साथ मिला करके उस सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश करेगी। अब हम तीसरा पॉइंट देखो दोस्तों, राजनीति में नवीन जातिगत शब्दों का प्रयोग होने लग गया आजकल। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, राजनीतिक भाषण देते हैं, तो भाषण देते हैं तो क्या करते हैं, हमने क्या कर दिया, जातियों को भी विभाजित कर दिया। पहले तो जातियाँ बटी हुई है अलग अलग वर्णों में, लेकिन अब क्या हो गया, अब उन वर्णों में भी जातियों को हमने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया कि ये तो अगड़ी जाति से है और ये पिछड़ी जाति से, अर्थात एक ही जाति को 2 भागों में बांट दिया कि इनका तो सब विकास हो गया और ये विकासशील इनका नहीं हुआ है, अर्थात ये विकास की धारा में अभी बहुत पीछे। इस प्रकार से हमने अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति इस प्रकार के शब्दों को भी क्या है, अब जाति में शामिल कर लिया है। दोस्तों अब हमारा जो चौथा अध्याय है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ये समाप्त हो गया है दोस्तों। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे अध्याय 5। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अध्याय 5, जिसका नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। दोस्तों ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों व्यास एजुकेशन हब के इस मंच को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए धन्यवाद।